हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SG ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं। अपन ने कल बात की थी विद्युत धारा की। विद्युत धारा में क्या कुछ होता है, कैसे होता है। उसके बाद अपन ने विद्युत परिपथ में जो जितने भी उपकरण थे उनको जोड़ के देखा था, उनका जो कार्य होता है वो अपन ने बातें की थी। प्रतिरोध की बात की थी। आज अपन बात करेंगे ओम्स लॉ की। अपन बात करेंगे आज ओम के नियम की। ओम कौन था? ओम एक साइंटिस्ट था जिसने बताया था जो अपना विभव है उसमें और जो अपना विद्युत धारा है, जो अपना करंट है, उसके अंदर उसने एक रिलेशन बताया था। उसने कहा था कि विभव और जो अपनी विद्युत धारा, अपना इलेक्ट्रिक करंट है, वो दोनों क्या है, समानुपाती होते हैं। जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो समानुपाती होता है। जैसे ही अपन ये समानुपाती कांस्टेंट हटाएंगे, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ एक स्थिरांक आएगा, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट अपन बोलते हैं उसको आई है। ये जो आर है, ये आर होता है प्रतिरोध, ये आर होता है प्रतिरोध, ये होता है रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, ये है अपना ओम का नियम। V इक्वल्स टू आई आर, इसकी जो इकाई होती, इसको अपन इकाई जो इसकी होती है, इसकी इकाई होती है ओम की। ओम, इसको अपन ऐसे लिखते हैं इकाई, इसको अपन ओम को ऐसे लिखेंगे। मैं सीधा आपको बताता हूँ, ओम को अपन ऐसे लिखेंगे V इक्वल्स टू आई आर। आप याद रखना, ये होता है ओम्स लॉ। अब देखो, अगर अपन मान लो आर को मैं घंटा काट दूं, क्यों काट दूं? V बटे आई। अच्छा, तुम ऐसे ही है। हाँ, फिर बता दे इकाई क्या हो जाएगी। देखो आर, देखो अब अपन बात करते हैं V इक्वल्स टू, हमने V इक्वल्स टू क्या लिखा है, V इक्वल्स टू आई आर। R इक्वल्स टू हो जाएगा V बाई आई। पोटेंशियल क्या था, ये अपना विभव था, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट, और I की होती है एम्पियर। जो अपना रेजिस्टेंस है उसकी इकाई क्या हो जाएगी, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ओम। इसको अपन ओम को ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगी। जो आर है प्रतिरोध है, प्रतिरोध की इकाई आ जाएगी वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम, इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है, कैसे होता है। जब किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा का अपन उसकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं, जैसे उसका दाब है, तापमान है, उसका क्षेत्रफल है, वो अगर अपन स्थिर रखें, वो अगर अपन स्थिर रख के बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ये मैंने आपको बताया था अभी। V इक्वल्स टू आई आर। आर अपना क्या आया था, आर अपना आया प्रतिरोध, ये अपना आया रेजिस्टेंस। अब देखो R क्या है, R इक्वल्स टू होता है, R क्या है, जो अपना जो परिपथ है, मान लो ये अपना परिपथ है, जो R है वो जो इसकी परिपथ की जो लंबाई है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो अपने तार की जो मोटाई है, मान लो ये अपना तार है, इसकी कुछ ये मोटाई है, इसका कुछ क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं इन दोनों को अगर एक साथ लिखूं, देखो आर को अगर मैं एक साथ लिखूं, जो प्रतिरोध है वो जो लंबाई है उसके समानुपाती, और जो अपना क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर मैं वापस इस समानुपाती को हटाऊं, जो इसका चिन्ह है इसको हटाऊं, तो यहाँ पे आता है एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। आपने देखा है जो R इक्वल्स टू के एल बाई ए, ये कई जगह K लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई जगह ये रो लिखा हुआ भी मिलेगा। उसमें घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो R इक्वल्स टू हो गया रो एल बाई ए, या फिर के एल बाई ए ही लिख लेते हैं अपन। ये बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब देखो R इक्वल्स टू के एल बाई ए हो गया। अब जो K आएगा, यहां से K की वैल्यू जो आएगी वो आएगी R इंटू ए बाई एल। जो इसकी K की प्रतिरोधकता की जो इकाई आ जाएगी, ओम इंटू
मीटर स्क्वायर पर मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, के की जो इकाई आएगी वो आएगी ओम इंटू मीटर। के की जो प्रतिरोधकता की जो इकाई आई वो क्या आई, ओम इंटू मीटर। ये फॉर्मूला होता है के का प्रतिरोधकता का, और ये इसकी होते हैं आर इक्वल्स टू के इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। प्रतिरोध क्या होता है, मैंने बताया था, एक विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको नियंत्रित करता है, वो उसको बोलते हैं प्रतिरोध। उसको अपन ऐसे शो करते थे, या फिर इसको ऐसे शो किया था अपन ने, ये अपना प्रतिरोध था। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, के इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल। अब देखो अपन ने जो ओम का नियम निकाला है उसमें निकाला है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। इसका अगर आपको पूछ ले कि विभव V और जो विद्युत धारा है I, उसके मध्य अगर आपको ग्राफ पूछा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। R अगर मान लो स्थिर है, अगर एक तार है, एक ही परिपथ है, तो उसका R तो क्या होगा, R तो उसका फिक्स होगा, क्योंकि एक ही तार है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो तो एक ही होगा। तो R फिक्स है, तो ये क्या है, ये ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा एक ग्राफ बन जाएगी, ये ऐसे ऐसे ग्राफ सीधा बनेगा एकदम। ये होता है इसका ग्राफ, ये भी आप याद कर लेना। अब देखो मैं आपको दो धातुएं बता रहा हूं, एक तो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। एक है सिलिकॉन, एक है जर्मेनियम, ये दो धातुएं हैं। इनका वैसे ज्यादातर केसों में क्या होगा, जैसे जैसे आप ताप को क्या है, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। बट ये जो दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनका अगर आप टेम्परेचर, इनका ताप अगर बढ़ाओगे तो इनका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, इनका जो प्रतिरोध है वो क्या है, कम होगा। अगर इनका ताप बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध होगा कम। इन दो जो ऐसे होते हैं उनको बोलते हैं अर्धचालक, इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर। ये याद रखना, आप इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। अब अपने जो प्रतिरोध, जो ओम का नियम था V इक्वल्स टू आई आर, मैंने बता दिया आपको, और जो उसके जो प्रतिरोध था, प्रतिरोधकता थी, उनके अपन ने बात की, सेमीकंडक्टर की अपन ने बात कर ली, और उसके ग्राफ की भी अपन ने बात की। अब अपन जो इनका जो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उसकी अपन बात करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की, उनका संयोजन कैसे किया जाता है। एक विद्युत परिपथ में अपन को रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो अपन इसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एक अपन पढ़ेंगे श्रेणी संयोजन, एक अपन पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा अपन पढ़ेंगे समांतर संयोजन, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक अपन पढ़ेंगे श्रेणी संयोजन, दूसरा अपन पढ़ेंगे समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, जो अपना ये विद्युत परिपथ जो होता है, ये अपना जो विद्युत परिपथ है, इसमें श्रेणी संयोजन में जितने भी प्रतिरोध हैं वो एक ही लाइन में श्रेणीबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। इसका मान लो प्रतिरोध है R1, इसका अपन ने माना R2, इसका अपन मान लेते हैं R3, इसमें से धारा मान लो आई जा रही है, ये V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। श्रेणी क्रम में तो ऐसे जुड़े होते हैं, और इनका जो एक जो फाइनल जो R आता है, जो प्रतिरोध की जो फाइनल वैल्यू आती है, R नेट जो आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन इसमें जैसे जैसे इसमें जो करंट है, ये जो देखो ये क्या है, एक ही तार है, एक ही तार के प्रतिरोध अलग अलग हमने लगाए हुए हैं, तो इसमें करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू जो है वो हमेशा रहेगी फिक्स। इनके जैसे जैसे लाइट यहाँ से जैसे जैसे विद्युत धारा आगे जाएगी, इनका जो विभव है, इनका जो पोटेंशियल है, उसमें कुछ डिफरेंस आता रहता है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। वो आपके यहाँ डिटेल में नहीं बताया हुआ, वो 12th क्लास में आप अच्छा पूरी डिटेल में पढ़ोगे। इनका जो फाइनल R आएगा, इन तीनों को मिला के जो प्रतिरोध होगा उसको अपन निकालेंगे
इस तरीके से आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर संयोजन होता है, उसमें क्या होता है, जो अपने जो प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं, वो कुछ इस टाइप से जुड़े होते हैं। इसका अपन मानते हैं R1, इसका R2, इसका R3। कितने भी जुड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं 3 हो, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। 20 वोल्ट की बैटरी मान लो, जिसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इसका जो फाइनल जो आ रहेगा, तीनों को मिलाने के बाद जो प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, उसको अपन निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी हैं वो आगे चलता रहता है ऐसे। ये इसका प्रतिरोध है, जो एक समांतर, जो इनके इन तीनों को हटाकर अगर एक अपन जो प्रतिरोध लगाएं उसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो निकलेगी इस फॉर्मूला से। तो जो इनका संयोजन होता है वो दो तरीके से अपन बता सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर संयोजन। श्रेणी क्रम जो होगा उसमें अपन ऐसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में अपन ऐसे जोड़ेंगे। उनका जो फाइनल अपन जो प्रतिरोध निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ा जाता है, उसका जो फाइनल अपन निकालेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस फाइनल जो होगा वो होगा 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे चलता जाएगा। अब अपन क्या एक उदाहरण करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। उसके अपन क्या श्रेणी क्रम में भी उनको जोड़ेंगे, अपन उनको समांतर क्रम में भी जोड़ के देखेंगे क्या क्या वैल्यूज आती हैं, कैसे कैसे आएंगे, उनकी अपन बात करते हैं। अपन मान लो R1 अपन ने ले लिया 3 ओम, R2 अपन ने ले लिया 4 ओम, R3 अपन ने ले लिया 5 ओम, और जो बैटरी है V है वो अपन ने लिया 6 वोल्ट। अपन ने बैटरी को ले लिया 6 वोल्ट। तो अपन इसमें क्या करते हैं, पहले अपन इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं। श्रेणी क्रम में अपन इसको सीरीज में जोड़ के चेक करते हैं। सीरीज का मैंने आपको जो आर फाइनल निकालने का, जो सीरीज में जुड़ेंगे कैसे, ये हो जाएगा 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला, ये हो जाएगी बैटरी 6 वोल्ट की, ऐसे जुड़ेंगे ये। तो आर नेट, इसमें मैंने जो श्रेणी क्रम था उसमें क्या बताया था, आर नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने चलते रहेंगे। तो आर नेट अपना कितना आ जाएगा, आर नेट अपना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। तो आर नेट अपना आ जाएगा 5 और 4 9 3 12 ओम। अपन इन तीनों को हटा के अगर एक ही लगाएं तो वो एक अपना लगेगा 12 ओम का, जो इन तीनों के बराबर कार्य कर रहा होगा। तो अब ये तो हो गया। अगर अपन से इसमें पूछ ले कि जो 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसके जो उससे जो करंट जाएगा, इसमें अगर अपन से पूछे टोटल करंट जो एक अगर 12 ओम का लगा दिया उसके बाद जो इसमें धारा प्रवाह होगी वो कितनी होगी, उसके अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। I पूछा है अपन से, I इक्वल्स हो जाएगा V/R। V अपना कितना है 6 और R अपना कितना है 12 ओम, 12 है, तो ये आ जाएगा 0.5 ओम। जो इसमें एक करंट जाएगा, अगर 12 ओम का लगा दिया, तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ के अपन ने एक ही लगा दिया, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी 0.5 एम्पियर की। ठीक है। अगर वो पूछ ले कि 3 ओम के जो प्रतिरोध है उसके उस अप्रोक्स कितना करंट होगा, तो उसमें अपन लगाएंगे V1 इक्वल्स टू IR1। अब अपन इसमें बात करते हैं समांतर क्रम में जोड़ के, अपन इनको बात करते हैं समांतर क्रम में, अपन इनको पैरेलल जोड़ के बात करते हैं। पैरेलल जोड़ने पे क्या होगा, पैरेलल जुड़ेंगे कैसे, ये कुछ ऐसे जुड़ेंगे, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम, ये 5 ओम। पैरेलल में मैंने आपको समांतर में जोड़ के बताया था, अभी परिपथ में ऐसे जुड़ते हैं। इनका जो आर नेट का फॉर्मूला बताया था 1/R नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे। तो जो 1/R नेट जो फाइनल आर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो 1/R नेट अपना जो आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो लैसे लेंगे वो आएगा 60। तो 60 का इसमें जब 3 का भाग देंगे 20 इंटू 1 हो जाएगा 20, 4 का भाग देंगे 15 बार, 15 को 1 से करेंगे 15, प्लस जब अपन इसमें भाग देंगे तो आएगा 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12। तो 1/R नेट जो अपना आएगा वो आ जाएगा 47/60
12, 15, 27, 27, ठीक है। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी? आर नेट की वैल्यू अपन इसको उल्टा किया, इसको भी उल्टा करेंगे, वो आ जाएगी 60/47। ये अपनी जो आर नेट की वैल्यू आएगी वो आएगी 60/47। ये कुछ आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, आप निकाल लेना फाइनल वैल्यू। ये अपना जब अपन समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आ जाएगी, और इसमें जो करंट निकालेंगे तो वो करंट हो जाएगा V = IR। 6 तो ये दिया हुआ है, आई आर की वैल्यू है 60/47। सीधा ही मैं इसको कर दूं तो I = आ जाएगा 6 × 47/60, ये 10 बार जाएगा। तो I की वैल्यू जो आएगी फाइनल, जो I की फाइनल वैल्यू वो आ जाएगी 47/10, 47/10 है तो ये आ जाएगी 4.7 एम्पियर। अपन I की भी एक जो वैल्यू थी उसमें से जो करंट जा रहा होगा वो तो आएगा 4.7 एम्पियर। ये क्या है, सारे श्रेणी समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका ये क्या समांतर क्रम में है तो इनमें क्या है, इसमें कुछ अलग करंट जाएगा, इसमें कुछ अलग जाएगा, इसमें कुछ अलग जाएगा, वो अपन बात करते हैं। V1 की बात करते हैं, V1 = हो जाएगा IR1। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट की अपन अब बात करते हैं कैसे होता है। तो देखो, मान लो मैंने आपको कुछ पहले फॉर्मूलाज बताए थे, मैं आपको वो वापस रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो विभवांतर है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कार्य अपॉन आवेश। ये मैंने कुछ बताया था आपको, विभवांतर की मैंने आपको वैल्यू बताई थी कार्य अपॉन आवेश, और जो अपना ओम का नियम था वो था I × R, एक ये था। और जो Q की जो मैंने वैल्यू बताई थी स्टार्टिंग में वो बताई थी I × T, I × T। जो विभवांतर का फॉर्मूला मैंने बताया था कार्य अपॉन आवेश, जो आवेश होता है वो होता है जो धारा इंटू समय, और जो अपना विभव होता है, जो अपना विभव जो आया था वो आया था I × R। अब जो देखो, जो अपनी उष्मा होती है वो T समय में जितनी उष्मा निकलती है वो विभव इंटू I के इंटू T, ये जो फॉर्मूला होता है उष्मा का, ये होता है ये फॉर्मूला। उष्मा का फॉर्मूला होता है VI × T। अगर अपन V की जगह में लिख दूं IR तो H = V की जगह में लिख रहा हूं IR × I × T तो दे रखा है, तो H = I × I हो जाएगा I² R × T। उष्मा का जो फॉर्मूला होता है H = I² R T। ये उष्मा जो तापीय प्रभाव विद्युत का एक थर्मल इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट का, उसका जो H = होता है I² R T, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो उष्मा है वो जो अपना जो है करंट, अपनी जो धारा है विद्युत धारा है उसके समानुपाती है विद्युत क्रमानुपाती, आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? वो होता है I² के समानुपाती होता है, और जो अपना R है जो प्रतिरोध है उसके भी समानुपाती होता है। ये दो बातें आप याद रखना। उस समय के भी जो टाइम, जितना टाइम लगेगा, जितने समय तक अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की उसके भी क्या होता है? समानुपाती होता है। जो विद्युत धारा है उसके H है, इसको तीसरा भी लिख लो, H है, वो टाइम के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। जितने समय तक हमने परिपथ में धारा प्रवाह की उस समय के भी वो क्या, उष्मा जो निकलेगी वो उसके भी क्या होगी? समानुपाती होगी। विद्युत धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और समय के भी समानुपाती होती है। H = होता है I² R × T। H क्या होता है यहाँ पे? H होता है अपनी उष्मा, है अपनी उष्मा, ये अपनी होती है हीट। अब देखो H = हमने लिखा है I² R T। इसमें H क्या है? H इसमें है उष्मा, I इसमें है विद्युत धारा, R इसमें है प्रतिरोध, और T इसमें है समय, H इसमें है हीट, I है करंट, R है रेजिस्टेंस, और T है टाइम। ये फॉर्मूला आप याद रखना। इस पे पेपर में क्या डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, इसमें चारों चीजें क्या क्या होती हैं वो मैंने आपको 1 by 1 बता दिया। ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप सोल्व करना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बता दूंगा।
अब अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की अपन बात करते हैं क्या होती है। इसका अपन पहले मैं आपको इसको अपन लिखेंगे P से, इसका P का फॉर्मूला लिखता हूं पहले, W/T। W होता है कार्य अपॉन समय। अब अपन जो इसका फॉर्मूला जो सूत्र है, इससे अपन इसकी परिभाषा बनाते हैं। तो ये देखो, मान लो ये अपना कोई परिपथ है, ये इसमें बल्ब लगा हुआ है, ये कुछ अपना परिपथ है मान लो। तो अपन इसकी जो परिभाषा बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या हुआ, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। इसको अपन P से लिखते हैं, P = कार्य अपॉन समय। ये इसके क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, व्हेन वी ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट देन वर्क डन इन अ यूनिट सेकंड, देन वर्क डन इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने क्या देखा, P = होता है कार्य अपॉन समय, ये होता है कार्य अपॉन समय। मैंने W का भी आपको फॉर्मूला बताया था, W = होता है VI/T। तो P का जो फॉर्मूला आ जाएगा, W की जगह मैं VI/T लिख देता हूं अपॉन T से T कट जाएगा, तो P का आ जाएगा V/I। P का एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, W/T। दूसरा शक्ति का क्या फॉर्मूला आया, P = V/I। अगर मैं V की जगह अगर मैं लिख दूं I/R, जो ओम का नियम है वो अपन लिखें, तो P = हो जाएगा IR/I। P = आ जाएगा I²/R। ये तीसरा फॉर्मूला है। अगर मैं I की जगह लिख दूं V/R, अगर मैं I की जगह लिख दूं V/R, इसी सूत्र से लिख रहा हूं, तो P = हो जाएगा V/R। तो P की वैल्यू आ जाएगी V²/R। अगर आपको कार्य और समय दिया हो, शक्ति पूछी हुई, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको दिया हो विभव, विभवांतर और विद्युत धारा की अगर आपको वैल्यू दी है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू दी है, तो आप ये वाला सूत्र यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको विद्युत धारा और प्रतिरोध की जो अगर वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको दिया है विभवांतर और प्रतिरोध, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो शक्ति के अपने पास आ गए 4 फॉर्मूले, और इसका जो होता है, इसकी जो इकाई आएगी, जो इसकी इकाई होगी, वर्क की इकाई की क्या होती है, जूल, और समय की क्या हो जाएगी, सेकंड। जूल पर सेकंड इसकी इकाई होती है, इसको अपन बोलते हैं वाट। याद रखना, इसको अपन बोलते हैं वाट। वोट एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसको लिखा गया है वोट, इसको अपन लिखेंगे वाट। ठीक है, जूल पर सेकंड इसकी पावर की क्या, शक्ति की आगे इकाई, इसको अपन वाट भी बोलते हैं। ये वोट एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसके नाम पे इसको लिखा गया है। अब देखो वोट क्या है, जो वाट है वो क्या है, विद्युत शक्ति की, इलेक्ट्रिक पावर की सबसे जो छोटी इकाई है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है वोट। इसको अपन किस में लिखते हैं, किलो वोट में भी लिख सकते हैं। किलो वोट में क्या हो जाता है, जैसे ही के लगा तो समझ लो 10⁻³ लग गई। किलो वोट में आ जाएगा, 1 किलो वोट में होता है 10⁻³ वोट। अगर 1 मेगावाट पूछे अपन से, 1 मेगावाट की वैल्यू होती है 10⁻6 वोट। ठीक है, 1 किलो वोट में हो गई 10⁻³ और 1 मेगावाट में हो गई 10⁻6 वोट। और एक होता है, देखो एक हॉर्स पावर होता है, जो अपने जो बिजली के बड़े बड़े संयंत्र होते हैं, मतलब जहां बिजली के कारखाने होते हैं, जहां बिजली उत्पन्न की जाती है, वहां पे हॉर्स पावर में लाइट अपन उसकी मात्रा मापते हैं, उसके इक्वल्स होते हैं 1 हॉर्स पावर =
746 वोल्ट होते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट होते हैं, ये भी आप याद रखना। ये होती है विद्युत शक्ति। अब अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है E इक्वल्स टू विद्युत शक्ति P इंटू समय T। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणा समय। विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत शक्ति इंटू समय। विद्युत शक्ति मैंने आपको बताया, विद्युत शक्ति क्या होता है? P इक्वल्स टू जो फॉर्मूला अभी बताए थे, जितने सूत्र बताए थे उनको में से कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, ये होता है समय। विद्युत ऊर्जा की अगर परिभाषा अपन लिखेंगे तो वो हो जाएगी विद्युत शक्ति तथा समय के गुणन को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसकी जो व्यापारिक इकाई जो है, इसकी वैसे इकाई क्या होती है? पावर की क्या बताई थी मैंने? वोल्ट बताई थी, इसकी बताई थी मैंने। इसकी अगर अपन इकाई की बात करें, इसकी यूनिट की अगर अपन बात करें, वो होती है वाट इंटू सेकेंड बोल दो, ये हो जाएगी वोल्ट इंटू सेकेंड। इसकी जो व्यापारिक इकाई होती है, इसकी जो व्यापारिक जो इकाई है, इसकी व्यापारिक इकाई होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इसकी क्या होती है? व्यापारिक इकाई होती है। अगर इसको अपन बदलें, अपनी इसकी व्यापारिक इकाई है वो क्या है? किलोवाट इंटू घंटा। मतलब 1 किलोवाट और की अगर बात करें तो 1 इंटू किलो में कितने होते हैं? 10 की घात 3 इंटू वाट इंटू 1 घंटे में कितने हो जाएंगे? 60 मिनट इंटू 10 की घात 3 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 4 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इसमें होते हैं 6 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। और इसकी अगर अपन बात करें, इसकी अपन बात करेंगे, इसको अगर अपन जूल में लिखेंगे, जूल में होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या फिर होता है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। अब ये याद रखना, एक ये होता है 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। आप इनको याद रखना। अपन ने अभी बात की विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसकी व्यापारिक इकाई क्या है, उसको अगर जूल में बदलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की खपत की। विद्युत ऊर्जा की खपत, इसको अपन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको अपन निकालेंगे पावर इंटू टाइम बटा 1000, शक्ति गुणा समय बटा 1000 अपन लिख के इसको निकालेंगे। अब मान लो मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूं। मान लो 100 वाट के 2 बल्ब, 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे आप जलाते हो, प्रतिदिन 8 घंटे जलाते हो, तो 30 दिन में, मतलब 1 महीने में उसकी खपत, 30 दिन की खपत क्या होगी वो अपन को निकालनी है। ये आपको क्या बताया? खपत का जो फॉर्मूला बताया वो होता है P इंटू टी बटा 1000। पावर शक्ति कितनी है? 100 वाट है। समय कितना है? देखो 2 बल्ब 100 वाट के, तो शक्ति कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 2। समय कितना है? प्रतिदिन वो कितने घंटे चल रही है? 8 घंटे। और कितने दिन चल रही है? 30 दिन चल रही है। तो अपना क्या है? इतनी तो ही शक्ति, इतना हो गया समय, बट्टा क्या है? 1000 है। एक बिंदी से एक बिंदी ये गई, तो अपनी जो खपत आई वो कितनी आई? अपनी जो यूनिट आएगी वो आएगी 8 दूनी 16 48 यूनिट। मतलब 1 महीने में अगर 100 वाट के 2 बल्ब अपन डेली 8 घंटे भी जलाते हैं तो 1 महीने में 30 दिन में उनकी खपत कितनी आएगी? 48 यूनिट खपत आएगी। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किसी विद्युत धारक जो विद्युत परिपथ है उसमें जो अपना विभव का जो स्रोत है, जो पोटेंशियल का स्रोत है, उसकी वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट।
और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 0.5 एम्पियर की। तो उसने पूछा है कि उसकी विद्युत शक्ति कितनी होगी। तो मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज बताए थे, 4 सूत्र बताए थे। उनमें एक सूत्र बताया था P = V × I। ये सूत्र बताया था। V की वैल्यू अपन को दी हुई है 220 और I की दी हुई है 0.5। तो क्या होगा 220 गुणा 5 बटे पॉइंट हटाऊंगा 10, ये कट जाएगा 22 पंजे 110 वोल्ट क्या आ जाएगी, इसकी शक्ति आ जाएगी। 110 वाट इसकी शक्ति आ जाएगी। एकदम सिंपल सा था, एक फॉर्मूला यूज किया, एक सूत्र यूज किया, अपन इसका डायरेक्टली अपन ने आंसर निकाल दिया।